हाँ, तो आज नए टॉपिक में करिकुलम डेवलपमेंट एंड मॉडल का जो दूसरा वाला सेकेंड पार्ट है करिकुलम मॉडल, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा और जहां ना समझ में आए वहां चैट बॉक्स में आप लिखते जाइएगा, तो हम उसके आगे का जो है उसमें हम कंफ्यूजन जो होगी उसको दूर करते रहेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं, बात करते हैं करिकुलम मॉडल की। तो जैसे मैंने कल बताया हुआ था कि करिकुलम डेवलपमेंट जो होता है उसके स्टेजेस होते हैं। करिकुलम विकास जब करना पड़ता है तो उसके स्टेजेस होते हैं, और वह स्टेजेस लिए कहां से गए हैं? कुछ मॉडल के जरिए। कुछ मॉडल के जरिए अलग अलग जो है शिक्षाविदों ने वह कुछ मॉडल बनाए हुए हैं। तो उन्हीं मॉडल को स्वीकार करते हुए उसमें थोड़ा मॉडिफाई करते हुए हर अपना जो स्टेट है या हर जो राज्य है या हर देश उसी मॉडल के आधार पे अपने यहाँ करिकुलम का निर्माण करता है। तो जैसे मैंने कल बताया हुआ था कि करिकुलम का निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पे अपने यहाँ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी, दूसरा एससीईआरटी स्टेट लेवल पे, ये दोनों काम करते हैं। साथ साथ में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो भी मिलकर के काम करता है करिकुलम की फ्रेमवर्किंग करने के लिए और करिकुलम का निर्माण करने के लिए। तो ऐसे वो लोग निर्माण कैसे करते हैं, तो उसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। मैंने कल बताया हुआ था स्टेजेस क्या होते हैं, कि जैसे स्टेज होते हैं कि हमको एक्सपर्ट्स के से हमको उनके ओपिनियन लेने पड़ते हैं। उससे पहले हमको ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने पड़ते हैं कि किसके लिए हमको करिकुलम का निर्माण करना है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा, मीडिएटरी ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा। उसके बाद हमको जो है उसी ऑब्जेक्टिव्स के आधार पे लोगों से अनुभव लेने पड़ते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, चाहे वो शिक्षाविद हैं, चाहे रिसर्च है, चाहे वो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे बड़े बड़े स्कूल के कॉलेज के जो चलाने वाले हैं, वो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, समाज है, इन सभी से उनके अनुभव लेने पड़ते हैं। जब अनुभवों का चयन हम सारा सभी जगह से कर लेते हैं तो उसके बाद हम जो है वो कंटेंट डिसाइड करते हैं कि कंटेंट क्या होगा। तो कंटेंट जब तीसरा स्तर पे हम जब कंटेंट डिसाइड कर लेते हैं तो उसी कंटेंट में जो भी कंटेंट होता है उसके आधार पे हम उसको पढ़ाएंगे कैसे, यानी उसको डिलीवर कैसे करवाएंगे, वो भी पाठ्यक्रम में समाहित करते हैं कि इसको जो है उसका ऑडियो के रूप में कैसा होगा, वीडियो के रूप में कैसा होगा, एक्टिविटी के रूप में कैसा होगा। तो मैंने कल बताया हुआ था कि आप जो है ब्रूनर की थ्योरी का इस्तेमाल उसमें अक्सर किया जाता है और आप भी कर सकते हैं। तो ब्रूनर की थ्योरी के आधार पे जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी उसमें शामिल करी जाती है। जब हम कंटेंट को डिसाइड करने के बाद जब हम पढ़ाने के लिए तैयार करते हैं तो वो चीज हम उसमें शामिल करते हैं। उसके बाद जब 4 स्टेज खत्म हो जाता है तो 5वें स्टेज पे जब आता है, पाठ्यक्रम जब पूरा बन जाता है तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, यानी शुरू कर दिया जाता है। तो इम्प्लीमेंट करने के बाद, इम्प्लीमेंट इसलिए किया जाता है कि पता लगाया जाए कि जो हमने पढ़ाया हुआ, जो हमने नया करिकुलम जो बनाया 5 साल के बाद, जो हमने उसमें कुछ शामिल किया या कुछ हटाया, वो कितना स्वीकार्य है, वह पेरेंट्स को कितना स्वीकार्य है, जो बच्चे पढ़ने वाले उनको कितना स्वीकार्य है, समाज को कितना स्वीकार्य है, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको कितना स्वीकार्य है, वह उसके लिए क्या क्या भौतिक वातावरण की आवश्यकता पड़ेगी, वह सारा कुछ इम्प्लीमेंटेशन करने पर हमको पता चलता है कि कहाँ कमियां हैं, कहाँ अच्छाइयां हैं, वो सब पता चलता है। उसके बाद इंप्लीमेंट करने के बाद हम उसका मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन के लिए मैंने बताया था कि 2 तरह से मूल्यांकन, एक माक्रो लेवल पे, बड़े स्तर पे, माक्रो बड़े स्तर पे, तो जो हमारा बताता है कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो उसकी पूर्ति करता है माक्रो लेवल। तो पूरा बड़े लेवल पे ये पता करते हैं कि लोगों को ये जो पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया था वो पाठ्यक्रम कितना स्वीकार्य है। फिर उसके बाद छोटे छोटे स्तर पे, माइक्रो लेवल पे, छोटे छोटे स्तर पे वो जो हम मूल्यांकन करते हैं कि उसका कंटेंट कैसा था, डिलीवरी कैसी थी, इंस्ट्रक्शंस कैसा था, मटेरियल कैसा था, उसमें जो कंटेंट डाला गया वो कैसा था, और उससे सूचना मिली कि नहीं, जो उद्देश्य हुआ था उसका पूर्ति हुआ कि नहीं, ये सब छोटे छोटे मुद्दों को भी उसमें जाना जाता है। तो ये ऐसे 6 स्टेज पे करिकुलम डेवलपमेंट हमने पढ़ा हुआ था। अब बात करेंगे हम मॉडल की। तो मॉडल की करेंगे, चलिए आगे चलते हैं। जहां आप लोगों को ना समझ में आए या आवाज ब्रेक हो तो वो आप हमको बता सकते हैं, ताकि हमको वहां से फीडबैक मिलता रहे कि सब सही चल रहा है। ओके, तो चलते हैं। एक गुड करिकुलम कैसा होता है, एक अच्छा करिकुलम कैसा होता है? तो एक अच्छा करिकुलम जो है वह उसमें चैलेंज होना चाहिए, यानी वह कुछ हटके होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समथिंग डिफरेंट होना चाहिए। करिकुलम में अगर एक अच्छा कोई करिकुलम है, वह करिकुलम समथिंग डिफरेंट होना चाहिए, जो आज तक बच्चों ने नहीं पढ़ा है या कुछ अलग तरीके से पढ़ाया जा रहा हो, वह वैसा होना चाहिए। तो उसमें चैलेंजिंग होनी चाहिए। पहला क्या? उसमें चैलेंज होना चाहिए, यानी चुनौतियां होनी चाहिए। चैलेंज होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? साथ साथ में उसमें एंजॉय होना चाहिए। बच्चे उसको या नहीं कि बोर लेकर के पढ़े, बर्डन लेकर के पढ़े, ऐसा नहीं, वह एंजॉय के साथ में बच्चे पढ़े, ऐसा होना चाहिए। ओके, उसका विस्तार होना चाहिए, यानी हम जैसे मैंने बताया हुआ था कि करिकुलम जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें एक स्पाइरल करिकुलम मैंने बताया था, स्पाइरल कोरिलेशन।
स्पाइनल कॉर्ड लेसन क्या करता है, वह शुरू करता है और उसका विस्तार बढ़ते जाता है पूरा। तो ऐसे उसका विस्तार बढ़ता जाए, यानी पाठ्यक्रम का एक छोटे स्तर से शुरू हो और बड़े स्तर तक पहुंचता जाए। तो ऐसे विस्तार रूप में भी पाठ्यक्रम हो, तब जाकर के वो पाठ्यक्रम कैसा होता है, अच्छा होता है। ओके, प्रोग्रेसिव हो, यानी बच्चे को एक कॉन्सेप्ट अगर सीखा बच्चे के पाठ्यक्रम में, तो वह पाठ्यक्रम यानी उसमें जो कुछ भी शामिल रखा गया, चाहे वो हिंदी रखी गई, चाहे गणित रखी गई, चाहे विज्ञान रखा गया, चाहे जो कुछ भी रखा गया, वह सारा कुछ बच्चे को आगे जाकर के आगे आके प्रोफेशन चुनने में हो, जनरल एजुकेशन तथा प्रोफेशनल एजुकेशन दोनों चुनने में उसको मदद मिले। इस तरह से जो पाठ्यक्रम वो प्रोग्रेसिव रूप में होना चाहिए, प्रोग्रेशन उसमें होना चाहिए। ओके, और क्या होना चाहिए, आगे चलते हैं। संतुलित होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस किसका, तो थियरी और प्लस प्रैक्टिकल, थियरी और प्रैक्टिकल इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। यानी बच्चा खाली पढ़ा थियरी सैद्धांतिक ज्ञान ना ले, साथ साथ में उसको प्रैक्टिकल ज्ञान भी मिले, तो उसमें जो थियरी और प्रैक्टिकल दोनों का बैलेंस होना चाहिए। तो इस तरह से बच्चा खाली पढ़ के ही नहीं, उससे एंजॉय भी करने वाला हो, ऐसा होना चाहिए। रिगोरियस मतलब कि सख्ती के साथ उसमें ये बताया जाए कि जैसे आप लोगों के पाठ्यक्रम में अगर आपने 50% नहीं पाया थियरी और प्रैक्टिकल में, तो आप फेल हो जाओगे। यानी उतना अंक लेके आना है, तभी जाकर के आप पास हो सकते हो। तो इतना कंटेंट आपको पढ़ना ही पड़ेगा, एटलीस्ट बेंच मार्क तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो बेंच मार्क डिसाइड करना तो भी सख्ती के साथ में पालन, उसमें रिगोरियस भी होना चाहिए, कितना तो आपको सीखना ही है। इसके ऊपर आप करोगे तो आपको बोनस मिलेगा, इसके नीचे आप नहीं कर सकते, इसके नीचे करोगे तो आप फेल होगे। इस साथ में उसका रिगोरियस भी होना चाहिए, सख्ती से पालन भी होना चाहिए। कोहेरेंट मतलब होता है समझने में सरल। जो भी पाठ्यक्रम में जो कंटेंट हो, चाहे वह हिंदी का कंटेंट हो, चाहे साइंस का कंटेंट हो, सोशल साइंस का कंटेंट हो, जो भी कंटेंट हो, वह कंटेंट बच्चों के समझ में हो, यानी वह समझने के आसान हो, समझ सकते हैं, टीचर भी समझा सके आसानी से और बच्चे भी समझ सके, उसका कंटेंट बिल्कुल ईजी हो, समझने योग्य हो। डेप्थ, उसकी गहराई हो, क्या हो, उसकी गहराई हो कि पाठ्यक्रम जब सिखाया जा रहा है तो पाठ्यक्रम सिखाने के साथ में बच्चे को उसका इनडेप्थ नॉलेज, जैसे मैंने स्पाइरल करिकुलम की बात करी, यहाँ पे क्या है, वह आगे जाकर के गहराई तक पहुंचता है। मैं कह रहा था कि जैसे गणित का पाठ पढ़ाते हैं तो गणित में नंबर से स्टार्ट करते हैं और साथ में हम जो है वो मेजर तक जाते हैं, नंबर से सिखा करके मेजर तक जाते हैं, तो नंबर से मेजर तक पहुंचने की जो उसकी पूरी जर्नी है वो पूरा इनडेप्थ नॉलेज उसको देती है। तो ऐसे पाठ्यक्रम इनडेप्थ नॉलेज जो है वो देने वाला हो। एप्रोप्रिएट हो, एप्रोप्रिएट का मतलब क्या, कि एप्रोप्रिएट जैसे एज एप्रोप्रिएट, नॉलेज एप्रोप्रिएट, सोसाइटी एप्रोप्रिएट। तो उस एप्रोप्रिएट से, जैसे मान लीजिए स्टैंडर्ड 3rd का कोई बच्चे को हमने जो है वो हमारा पाठ्यक्रम बनाया गया, तो स्टैंडर्ड 3rd के बच्चे का जो एवरेज एज होगी वह क्या होगी, उसका एवरेज लेवल होगा वह क्या होगा, उसके पास लैंग्वेज लेवल होगा वह क्या होगा, वह बच्चे रूरल एरिया के हैं कि अर्बन एरिया के हैं, वहां पे डाइवर्स लर्नर है या कौन से लर्नर है, तो उनको ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम जो है वह बनाया जाना चाहिए, वो एप्रोप्रिएट हो। यानी मैथ भी जो रखी जाए, मैथ में जो कंटेंट रखा जाए, साइंस में जो कंटेंट रखा जाए, लैंग्वेज में जो कंटेंट रखा जाए, वह एप्रोप्रिएट हो। तो ऐसे एप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। फोकस्ड, पर्सिमोनियस, यानी वह बिल्कुल फोकस्ड हो, अगर हम मैथ का पढ़ा रहे हैं उसमें मैथ का ही कंटेंट हो और मैथ पर पूरा फोकस हो, उससे मैथ की पूरी नॉलेज, पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग, पूरी स्किल्स बच्चे के अंदर में आए, तो वह मैथ पर फोकस हो। साइंस का लेसन है तो साइंस पर फोकस हो, तो वह साथ में बिल्कुल फोकस्ड हो कि बच्चे को 3rd स्टैंडर्ड में ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए बच्चे का बिल्कुल फोकस्ड होना चाहिए। तो यह पाठ्यक्रम जब एक अच्छा पाठ्यक्रम कैसा होगा, अब मैं पाठ्यक्रम की बात करता हूँ। पाठ्यक्रम बार बार चलता है, तो पाठ्यक्रम का मतलब सिलेबस नहीं, पाठ्यक्रम का मतलब कंटेंट नहीं, पाठ्यक्रम का मतलब वो सारा कुछ जिसमें करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटी दोनों आती है, जिसमें बच्चा सभी के साथ में मिलकर के पढ़ता है, जो बच्चा स्कूल में आकर के स्कूल से जाने तक सीखता है, जो बच्चा एडमिशन लेता है और एडमिशन लेकर के जब पास होता है तब तक जो कुछ भी सीखता है वह सब पाठ्यक्रम के तहत आता है। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। और क्या, रिलेवेंट हो, संबंधित हो, यानी मैथ का है तो मैथ में जो कंटेंट है, जो लेसन है, लेसन 1 हो, चाहे वह लेसन 1 हो, चाहे वह लेसन 2 हो, चाहे वह लेसन 3 हो, यह सारे मैथ से संबंधित हो और वह एक दूसरे के साथ में कोरिलेट करते हो। तो ऐसे संबंधित होना चाहिए, तब जाकर के पाठ्यक्रम क्या होता है, वो एक अच्छा पाठ्यक्रम बनता है। तो ऐसे एक अच्छा पाठ्यक्रम बनाने के लिए हमको क्या होता है, हमको कुछ अनुभव लेने की जरूरत पड़ती है, हमको किसी मॉडल की आवश्यकता पड़ती है, हमको किसी एक मॉडल की आवश्यकता पड़ती है। उसी मॉडल के आधार पे, उसी विकल्प के आधार पे हम जो है वो
पाठ्यक्रम बना पाने में सक्षम होते हैं। तो मॉडल क्या होता है ये जानते हैं। मॉडल क्या होता है? मॉडल, द लिटरेचर इन द एरिया ऑफ करिकुलम, the literature in the area of curriculum has accepted the use of the term model to explain both nature and process of the curriculum development। यानी अगर हमको करिकुलम डेवलपमेंट करना है, अगर हमको इसका करिकुलम का अगर डेवलपमेंट करना है तो करिकुलम डेवलपमेंट कैसे करेंगे, करिकुलम का डेवलपमेंट कैसे करेंगे, वह उसका नेचर क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा करिकुलम डेवलपमेंट करने का, और उसका प्रोसेस क्या होगा। नेचर क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, यह नेचर और प्रोसेस दोनों कौन बताता है? मॉडल बताता है। मॉडल ही हमको बताता है कि उसके लिटरेचर का नेचर कैसा होगा और उसके लिटरेचर का प्रोसेस कैसा होगा, यानी वह किस किस चरण पे आएगा वह बताता है। सपोज करिए एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल के जरिए आप समझ जाएंगे। सपोज करिए कि आप एक शॉप पे गए, एक किसी शॉप पे गए, शॉप मतलब दुकान, दुकान पे गए, वहां आपने कोई एक आपने ड्रेस लेना चाहा, वहां आपने कोई एक ड्रेस लेना चाहा। अब वो ड्रेस लेने के लिए वहां उस दुकान के पास जो है वो बहुत सारे ड्रेस होते हैं, तो ड्रेस के लिए वह कुछ एक छोटे छोटे मॉडल भी लगा के रखते हैं, चाहे वो फीमेल का मॉडल हो चाहे वो मेल का मॉडल हो। तो फीमेल का मॉडल और मेल का मॉडल लगा होता है। फीमेल को अगर कोई फीमेल कैंडिडेट गया है शॉप पे ड्रेस लेने के लिए तो वो फीमेल देखेगा, अगर कोई मेल कैंडिडेट गया है लेने के लिए तो मेल को देखेगा। तो मेल का पूरा वो सजावट पूरा बना के रखता है, वो पूरा पहन के रखा होता है। उसी पहन के रखने के बाद जैसे ही आप उसको देखते हैं तो आपको लगता है ये वाला हमको जरा यूनिफॉर्म दिखाना, तो ये वाला जरा ड्रेस हमको बताना। तो यानी वह मॉडल ही क्या बता रहा है, आपका पूरा लुकअप बता रहा है, आपका नेचर बता रहा है, और ये बता रहा है कि इसका इसी प्रोसेस से बना हुआ है। तो यह मॉडल ही हमको निर्धारित करता है। आप लोग समझ गए होंगे सब कुछ। मतलब जैसे कि मान लीजिए ये एक ऐसा बॉक्स है, अगर आपको दिख रहा होगा तो दिख रहा होगा एक ऐसा बॉक्स है, इस बॉक्स में दिखा रहा है कि एक कैमरा है, इस बॉक्स में दिखा रहा है कि कैमरा है। अब इसी कैमरे के आधार पे ये इसका एक मॉडल है, ये मॉडल है, इसी मॉडल के आधार पे आपको बताएगा कि ऐसा ही मिलेगा, सेम ऐसी इसकी नेचर होगी और ऐसा ही इसका प्रोसेस होगा। तो ये मॉडल, जैसे आप जाते हैं कभी फोन वगैरह लेने के लिए जाते हैं तो आपको जो है वहां के लोग डमी फोन दिखाते हैं, बताते हैं कि दिखाते हैं कि भाई देखो ऐसा ही फोन आपको मिलेगा, ऐसा ही फोन जो आपको मिलेगा ऐसा इसी आकार का ऐसा ही होगा, वो देख लो जरा। तो अब नया इसी को देख लो, इसके आधार में फिर नया निकाल के लाएंगे, यानी यह क्या है, यह उस फोन का मॉडल बता रहा है। तो ऐसे ही जो करिकुलम है वह करिकुलम का विकास जब करते हैं तो किसी एक मॉडल को ध्यान में रख करते हैं, तो मॉडल ही हमको उसका नेचर और उसका प्रोसेस बताता है। होप यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जो मॉडल है और क्या है, मॉडल क्या करता है, आर डिजाइन टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर डिसीजन रिगार्डिंग द सिलेक्शन, स्ट्रक्चरिंग एंड सीक्वेंसिंग ऑफ द एजुकेशनल एक्सपीरियंस। यानी एक तो मैंने अभी यहां से ये हटा देते हैं, आपको शॉप और ड्रेसेस हटा देते हैं और थोड़ा सा इसी में डाल देते हैं बातें, एक दो मुद्दे और डाल देते हैं। तो और क्या कह रहा है, अभी तक हमने पढ़ा कि उसका नेचर हमको बताता है, प्रोसेस बताता है, और क्या बताता है, और कह रहा है कि वह ये बताता है कि उसका सिलेक्शन कैसा होगा, यानी जो हम बनाएंगे उसको हम सिलेक्ट कैसे करेंगे, यानी उसको सिलेक्ट, उसमें जो कंटेंट होगा वो सिलेक्ट कैसे करेंगे, और क्या करेंगे, उसकी सीक्वेंसिंग क्या होगी, यानी वह किस किस रूप में आएगा, वह किस किस रूप में आएगा, सीक्वेंसिंग बताएगा। और साथ में क्या बताएगा, और वो बताएगा कि उसका एजुकेशनल एक्सपीरियंस क्या होगा, एजुकेशनल एक्सपीरियंस क्या होगा, एजुकेशनल एक्सपीरियंस बताता है उसका वो कैसा होगा। तो ये नेचर, वो उसका कंटेंट का सिलेक्शन या वातावरण का सिलेक्शन, वो उसकी सीक्वेंसिंग एक के बाद दो के बाद तीन, वो कैसा होगा, उसका प्रोसेस कैसे जाएगा, और उसके अंदर में एजुकेशन एक्सपीरियंस कैसे लेंगे, यह सारा कुछ हमको एक मॉडल बताता है, एक मॉडल बताता है। एक और एग्जांपल के जरिए बताता हूं। सपोज करिए कि ये फोन है, ये फोन यह बताएगा कि ये फोन ऐसा ही देख लो, इस फोन का ऐसा एक लुक होगा, इसकी इतनी साइज होगी, इसमें इतने सारे कैमरा होंगे, और इतने सारे कैमरा होगा, इसका ब्रांडिंग ऐसी होगी, इसके अंदर इतना रैम होगा, इतनी जो है प्रोसेसिंग होगी, इतने इसके अंदर में जो है वो इसकी इनबिल्ट मेमोरी होगी, ये इसका फीचर ऐसा होगा, ये सारा कुछ देख लो आप, ऐसे ही इसकी सीक्वेंसिंग होगी, इसी आधार पर आपको नया मिलेगा। तो सेम ऐसे ही करिकुलम का जब निर्माण करते हैं तो करिकुलम के निर्माण में वो बताता है इसी के आधार पर इसका नेचर होगा, यानी जब भी बनेगा तो यही ढांचा बन करके निकलेगा, और उसकी सीक्वेंसिंग सिलेक्शन जो है उसमें हम यही चीज हम लेके आएंगे, और कुछ अलग चीज की नहीं आ सकती है। उसको सीक्वेंसिंग एक के बाद दो के बाद तीन ऐसे लेके आएंगे, उसका प्रोसेस जो है इसी प्रकार का होगा कि हमको इसी तरह से पढ़ाना और इसी तरह से लेके जाना है।
तो वो बताएगा उसको, साथ में यह कहेगा कि इसको करने के बाद ये एजुकेशनल एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये हमको कौन बताता है? ये हमको मॉडल बताता है। मॉडल के आधार पर ही हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? हम खाली मॉडल को समझ रहे हैं। मॉडल को समझ रहे हैं। किसको समझ रहे हैं? मॉडल को, कि उसी मॉडल के आधार पर हम पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे। अब वो मॉडल होते कैसे हैं, कितने रूप के हैं, वो आपको जानते हैं आगे। चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो द करिकुलम प्रोसेसेस, ये हाँ चलो अच्छा ये भी जान लेते हैं करिकुलम का प्रोसेस क्या होता है, कैसे निर्माण करते हैं। तो करिकुलम का जो प्रोसेस होता है, जब करिकुलम का डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें जो डेवलपर होते हैं, जो बनाने वाले होते हैं, यानी जो पाठ्यक्रम का निर्माण करने वाले होते हैं, वह क्या करते हैं? कुछ एलिमेंट्स रखते हैं। एलिमेंट्स रखते हैं कि यहाँ तक इसको हम, अगर आपने पुराना वाला पढ़ लिया तो इसको हम रब करें, अगर आप लोग कहें तो। अगर आप लोग कहें तो हम इसको रब करें। ओके ओके चलिए तो आगे चलते हैं। तो बात करते हैं कि जो अगर पाठ्यक्रम बन रहा है, तो पाठ्यक्रम का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसका प्रोसेस क्या होगा? तो प्रोसेस क्या होगा? तो पहला उसमें हम देखते हैं कि उसका आउटकम्स क्या होगा। यानी हम कुछ भी, अगर आप कहीं एडमिशन लेते हैं, मान लीजिए अगर आपने बीएड में एडमिशन लिया, तो बीएड में एडमिशन लिया, डीएड में एडमिशन लिया, तो बीएड और डीएड में जब आपने एडमिशन लिया तो आप ये चाहते हैं, लेने से पहले आप ये सोचते हैं कि हम लेंगे तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा क्या, यानी हम कर लेंगे तो होगा क्या। तो ऐसे ही हमारा रिजल्ट क्या होगा, ये बनाने पर हमारा रिजल्ट क्या होगा, वो हमको सबसे पहले जानना, यानी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा वो जानना। तो हम आउटकम जानते हैं। आउटकम जानने के बाद उसमें देखते हैं कि कंटेंट कैसा होगा, उसका कंटेंट क्या हमारे समझ में आने वाला है, क्या वह चीज हमारे फायदेमंद है, उसका जो कंटेंट है वो हमारे फायदेमंद है क्या। जैसे आप कहीं जाते हैं, कोई पुस्तक पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो कोई पुस्तक पढ़ने के बाद ऊपर उसका टाइटल होता है, टाइटल आपने देख लिया, टाइटल देखने के बाद आपने लगा कि क्या ये टाइटल पढ़ने लायक है, हमारे फायदेमंद होगा, अच्छा है, टाइटल दिखा अच्छा, तो आपने देख लिया, एक बार आपका मन हुआ चलो देख लेते। फिर अब जब उसके अंदर गए, कंटेंट देखे, तो बोले कंटेंट तो इसमें सब गुजराती में लिखा हुआ, कंटेंट सब उर्दू में लिखा हुआ, तो उर्दू तो हमको आती ही नहीं है, हमारे फायदेमंद होगा क्या, नहीं होगा। तो यानी कंटेंट देखते हैं कि कंटेंट ऑडियो है, कंटेंट वीडियो है, कंटेंट का रिटन पैटर्न जो है वो कैसा है, वो रिटन फॉर्म कैसा है, ये सारा कुछ हम देखते हैं। तो ऐसे ही हम जो प्रोसेस होता है पाठ्यक्रम का निर्माण का, तो हम आउटकम देखते हैं, उसका कंटेंट देखते हैं, फिर किस मेथड पे वो पढ़ाया जाएगा, नहीं किस मेथड में वह निर्माण किया गया है, मेथड, और वह किस मेथड से डिलीवर कराया जाएगा वह देखते हैं। फिर साथ में उसकी असेसमेंट स्ट्रेटेजी क्या होती है, यानी करने के बाद पाठ्यक्रम की बात करते हैं, पाठ्यक्रम का असेसमेंट स्ट्रेटेजी कैसी होगी। असेसमेंट यानी उसका जो हम अगर पढ़ लेंगे तो पढ़ने के बाद उसका असेसमेंट कैसे किया जाएगा, उसका असेसमेंट कैसे किया जाएगा वो देखना। ये सारे कुछ जो है वह और किस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो किस कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया है, तो किस कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया है, यानी कौन से परिदृश्य में बनाया जा रहा है, वह भी साथ में देखा जाता है। इतने सारे पॉइंट है, इन सारे पॉइंटों के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, ये सारा उसका प्रोसेस होता है। अब ये प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस करने के लिए मॉडल में अलग अलग मॉडल है, उन मॉडल के आधार पे जो है प्रोसेस निर्धारित किया जाता है कि इस मॉडल को हम फॉलो करेंगे तो ऐसा प्रोसेस आएगा। तो आइए देखते हैं मॉडल कौन कौन से हैं, उसकी चर्चा करते हैं। तो टाइप्स ऑफ करिकुलम मॉडल जो है वो मेनली तीन मॉडल है। रेशनल ऑब्जेक्टिव मॉडल, जो मॉडल है वो मेनली तीन है, हम यहां लिख देते हैं। एक है रेशनल अथवा ऑब्जेक्टिव मॉडल, रेशनल अथवा ऑब्जेक्टिव, यानी उसका ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख करके ऑब्जेक्टिव। दूसरा जो है वो साइक्लिक मॉडल है, साइक्लिकल मॉडल है, और तीसरा जो है वो है डायनेमिक मॉडल, डायनेमिक या इंटरेक्शन मॉडल, डायनेमिक या इंटरेक्शन मॉडल। तो ये तीन मॉडल है, इन्हीं तीन मॉडल के आधार पे जो है पाठ्यक्रम का निर्माण होता है।
अब ये तीनों जो है इनमें अलग अलग रेशनल है, तो रेशनल के को फॉलो करने वाले, रेशनल को जानने वाले लोग अलग अलग हैं। साइक्लिक में जो है वो जो फिलोसोफर है और जो शिक्षाविद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, जो मॉडल बनाने वाले हैं, निर्माता हैं, वो अलग है, उसकी डायनेमिक के अलग है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले रेशनल की बात करेंगे। तो रेशनल मॉडल में जो है, रेशनल मॉडल में दो एजुकेशनिस्ट हैं, दो एजुकेशनिस्ट जिनका जो है करिकुलम का मॉडल फेमस है। पहले है राल्फ टायलर और दूसरे हैं हिल्डा टाबा। राल्फ टायलर का एक जो है वो करिकुलम का मॉडल फेमस है, उनको फॉलो करके पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, और दूसरे हैं हिल्डा टाबा। हिल्डा टाबा के पाठ्यक्रम को जो है वो फॉलो किया जाता है, उनके आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो दो यहां तक समझ में आया होगा। पहली की बात कर रहे हैं, पहला कौन सा है, रेशनल और ऑब्जेक्टिव मॉडल। तो पहले इसमें जो है वो दो लोग हैं, इसमें दो लोग कौन है, पहले हैं राल्फ टायलर और दूसरे में कौन है, हिल्डा टाबा। हिल्डा टाबा, ये दो लोग हैं। तो दो के बारे में इनकी चर्चा करते हैं। आइए, और जो दूसरा है साइक्लिक मॉडल। साइक्लिक मॉडल में है व्हीलर और निकोल्स। व्हीलर और निकोल्स, व्हीलर और निकोल्स। ओके, आगे चलते हैं। तो अब एक एक की बात करेंगे, राल्फ टायलर की बात करेंगे। तो राल्फ टायलर का मॉडल हम बात अभी चर्चा करेंगे। राल्फ टायलर किसमें थे, रेशनल और ऑब्जेक्टिव मॉडल में थे राल्फ टायलर। तो राल्फ टायलर की बात करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि राल्फ टायलर है कौन, उनको जान लेते हैं। फिर उनका जो उन्होंने क्या सिद्धांत दी, उनका मॉडल जो है वो कैसा था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा राल्फ टायलर के बारे में जान लेते हैं। राल्फ टायलर जो है 1902 से 1994 तक इनका कार्यकाल रहा। ये एक अमेरिकन एजुकेटर, जो कि इनका जो काम था वह इसमें एजुकेशन में फील्ड ऑफ असेसमेंट और इवेल्युएशन, यानी इनकी महारत थी वह असेसमेंट और इवेल्युएशन के फील्ड में इनकी महारत थी, और एक अच्छे अमेरिकन एजुकेटर थे। तो ये अमेरिकन एजुकेटर थे, इन्होंने इनकी महारत किसमें थी, असेसमेंट और इवेल्युएशन में। यह क्या है, यह कई सारी बॉडीज में इन्होंने काम किया हुआ, कई सारे फेडरल फंड में काम किया हुआ है, और ये जो है कई सारी पॉलिसी से, और खास तौर से एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट 1965 की पॉलिसी से ये इन्फ्लुएंस होकर के इन्होंने बहुत सारे काम किए। और क्या, यह जो है इनको फादर ऑफ एजुकेशनल इवेल्युएशन एंड असेसमेंट, यानी एजुकेशन एंड असेसमेंट एंड इवेल्युएशन का इनको फादर कहा जाता है। यानी जो एजुकेशनल असेसमेंट और इवेल्युएशन की प्रक्रिया इन्होंने छेड़ी, वह इन्होंने ही छेड़ी। क्या, एजुकेशनल, ये ध्यान रखेंगे आप, जो है इसको याद रखेंगे, कहीं कहीं आता है ये, एजुकेशनल असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। यह जो है, यह इसके फादर हैं, फादर कहे जाते हैं कौन, राल्फ टायलर। राल्फ टायलर जो है यह इसके फादर कहे जाते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। वन ऑफ द बेस्ट नो करिकुलम मॉडल इज टायलर मॉडल, इंट्रोड्यूस्ड इन 1949। जो यह टायलर मॉडल आया, पाठ्यक्रम का जो टायलर मॉडल आया, इनका जो टायलर मॉडल जो आया, वह मॉडल कब आया, यह मॉडल आया 1949 में। 1949 में इनका मॉडल जो है वो आया, और इसी को फेमस किया गया, और इसी को लोग फॉलो करने लगे। तो इसमें क्या कहा गया, और ये कहां लिखा गया, टायलर की पुस्तक क्लासिकल बुक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शंस में जो है यह इन्होंने अपने दिए, और इसमें इन्होंने कुछ प्रश्न रखे और कुछ चीजें बताई। बेसिक 4 जो है बेसिक प्रिंसिपल्स इनके थे, 4 बेसिक प्रिंसिपल, उसी बेसिक प्रिंसिपल के आधार पर पूरा का पूरा पाठ्यक्रम का निर्माण हुआ। तो पहला प्रिंसिपल था क्या, पर्पज ऑफ द स्कूल, यानी पाठ्यक्रम का अगर हमको निर्माण करना है, किसकी बात कर रहे हैं, टायलर मॉडल की बात कर रहे हैं, जो 1949 में है। किसकी बात कर रहे हैं, टायलर मॉडल की बात कर रहे हैं 1949 में। टायलर मॉडल किसके हैं, रेशनल और ऑब्जेक्टिव। जो मॉडल को 3 रूपों में हमने बताया, मॉडल के 3 रूप कौन कौन से, रेशनल और ऑब्जेक्टिव, साइक्लिक और डायनेमिक। तो जो रेशनल और ऑब्जेक्टिव है उसमें राल्फ टायलर और हिल्डा टाबा, दो जो है वो एजुकेशनिस्ट जिनका मॉडल करिकुलम का निर्माण करने के लिए फेमस बना। उसमें से एक जो है राल्फ टायलर जो है अमेरिकन एजुकेटर थे, और उन्होंने
वहां का जो एजुकेशन पॉलिसी थी, उस एजुकेशन पॉलिसी से वो फेमस हुए, उससे इंस्पायर हुए, और फिर उसी के आधार पर उन्होंने जो है पाठ्यक्रम के निर्माण की कुछ उन्होंने बातें करी, चर्चाएं करी। और जो ये थे राल्फ टायलर, वो फेमस किस लिए बने, वो फादर किसके थे, यानी उनको किस रूप में उनको जाना जाता है, तो उनको जाना जाता है एजुकेशनल असेसमेंट है इवेल्युएशन का मतलब प्रणेता या उसका विद्वान, यह उनको जाना जाता है। तो वही उन्होंने एक उनकी पुस्तक आई, उस पुस्तक में 1949 में एक मॉडल उन्होंने बनाया। उस मॉडल में 4 बेसिक प्रिंसिपल उन्होंने बताया। पहला प्रिंसिपल उन्होंने बताया क्या, पहला प्रिंसिपल उन्होंने बताया कि किसी भी स्कूल का जो है वो पर्पस क्या है, यानी इसके उन्होंने यही हम लिख लेते हैं, किसी भी स्कूल का पर्पस क्या है। पर्पस क्या है, सपोज करिए कि हमारा स्कूल है, हमारे स्कूल में केएन इंस्टीट्यूट में क्या क्या बात कर सकते हैं कि ये जो स्कूल है यह टोटल कम्युनिकेशन को मानने वाला है, या कोई और स्कूल है वो ओरलिज्म को मानने वाला है, या कोई और स्कूल है वह जो है वह मैनुअलिज्म को मानने वाला है, एजुकेशन बाइलिंगुअलिज्म को मानने वाला है। तो हमारा स्कूल टोटल कम्युनिकेशन को मानने वाला है। तो यहाँ पे हियरिंग इंपेयर्ड बच्चे, साथ साथ में हियरिंग इंपेयरमेंट जो जिनको कह सकते हैं कि माइल्ड मॉडरेट पार्शियली डेफ, और जो फुल्ली डेफ, पार्शियली डेफ भी और फुल्ली डेफ है, दोनों बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जाता है, साइन लैंग्वेज और ओरल के माध्यम से दोनों से पढ़ाया जाता है। तो यहाँ के बच्चों को पढ़ाने का तरीका कुछ अलग होगा। वहीं ओरलिज्म अगर खाली रहेगा तो वहां के बच्चों का पढ़ाने का कुछ तरीका अलग होगा। वहीं एजुकेशन बाइलिंगुअलिज्म होगा तो वहां पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। तो सबसे पहले ये जानना कि उस स्कूल का पर्पस क्या है। जैसे बात करें अलग अलग स्कूल, सीबीएसई है, आईसीएसई है, या अलग अलग बोर्ड, स्टेट बोर्ड है, उन स्टेट बोर्ड का अपना ऑब्जेक्टिव पर्पस अलग अलग होता है। तो सबसे पहले तो ये जानना कि उस स्कूल का जो पर्पस क्या है, उसके आधार पर ही हम पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे। पहला हो गया बात। दूसरा, अब उसी पर्पस के आधार पे, अब हमने पर्पस ले लिया, अब उसी पर्पस के आधार पे उन्होंने कहा कि दूसरे जब स्टेज पे जाएंगे तो दूसरे स्टेज पे हमने जो 6 स्टेज बताए थे उसी में से आ रहा है, ध्यान करिएगा, जो हमने 6 स्टेज बताए थे उसी 6 स्टेज में से आ रहा है। कह रहा है कि दूसरा वाला जो पॉइंट है वह एजुकेशनल एक्सपीरियंस जो है वह कैसा होगा, यानी जो पर्पस जो हमको लेना है उस पर्पस के आधार पे हमको एजुकेशनल एक्सपीरियंस लेना है। यानी ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो स्कूल चलाते हैं, ऐसे कौन कौन से लोग जो है वह स्कूल चलाते हैं, उनसे हमको एक्सपीरियंस लेना है, उनसे हमको एक्सपीरियंस लेना है। जो जो लोग ऐसा टाइप का टीसी टाइप का स्कूल चलाते हैं उनसे उन जगहों से जाकर उनको एक्सपीरियंस लेना है कि उनके यहाँ के बच्चे कैसे पढ़ते हैं, उनके यहाँ के बच्चों का सिलेबस कैसा है, उनके यहाँ के बच्चे के पेरेंट्स क्या चाहते हैं, वो बच्चे आगे जाकर के क्या बनते हैं, वगैरह 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 जो है हम वहां के लोगों से, उन जगहों से जाकर के एक्सपीरियंस लेके आएंगे। तो एक्सपीरियंस लेके आएंगे, जब हमारे पास एक्सपीरियंस आ जाएगा कि वहां पे ये बहुत सारी बातें हैं, यानी वहां पे बच्चों को ये भी सिखाना है, ये भी सिखाना है, ये भी सिखाना है, ये भी सिखाना है, यानी बच्चे को लैंग्वेज भी सिखाना है, बच्चे को एक्टिविटी भी सिखानी है, बच्चे को जो है वो कंटेंट नॉलेज भी देना है, बच्चे को एजुकेशन जो है स्टेट बोर्ड है वो भी सिखाना है। यहाँ बहुत ज्यादा जो है वो अलग तरीके का पाठ्यक्रम नहीं बनता है, जो बच्चे सामान्य बच्चों का होता है वही इन बच्चों को पाठ्यक्रम होता है। ये सारी बातें जो है हमने सभी लोगों से जान ली। बस उन्होंने कहा कि इसका अंतर क्या है, अंतर यहाँ पे ये है कि ऐसे बच्चे के लिए सबसे पहली जो बात है, जो बच्चे पार्शियली उनके लिए हियरिंग एड होना बहुत जरूरी है, और जो बच्चे जो फुल्ली डेफ है तो उनके लिए जो है वह साइन होना जरूरी, जो टीचर हो वह ओरल को भी जानने वाले हो और साइन को भी जानने वाले हो, ये जरूरी है, साइंस सिस्टम को जानने वाले हो, ये जरूरी है। तो ऐसे पाठ्यक्रम में हम जो है उन लोगों से क्या करेंगे, अनुभवों का चयन करेंगे। अब तीसरी बात जो आती है, अभी जब चयन हमने ले लिया, हमने सभी का चयन, हमने जो है स्कूल का चयन अनुभव ले लिया, हमने पेरेंट्स का अनुभव ले लिया, हमने सभी का अनुभव ले लिया, अब अनुभवों को क्या करेंगे, एक जगह डालेंगे। सभी सपोज करिए कि हमारे पास ये एक पॉट है, इस पॉट में हमने यहाँ इनका अनुभव, यहाँ इनका अनुभव, यहाँ इनका अनुभव, यहाँ इनका अनुभव, सभी का अनुभव हमने जो है वो इकट्ठा कर लिया। अब इकट्ठा कर लिया, सबका इकट्ठा हमने जब कर लिया, इकट्ठा करने के बाद अब हम उसी के आधार पे, यानी अब हम उनको हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, इन्हीं अनुभवों को ऑर्गेनाइज करेंगे। अनुभवों को हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, अनुभव को ऑर्गेनाइज करने के बाद अब क्या करेंगे, उसी के आधार पे हम इवैल्यूएशन करेंगे। यानी अब अनुभव करने के बाद हम उसका क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, कि देखेंगे कि जो अनुभव हमने बनाए थे, जो पाठ्यक्रम हमने बनाया, वह पाठ्यक्रम जो है वह कैसा रहा, यानी वह उन बच्चों के लिए फायदेमंद रहा कि नहीं। वहां पे 6 स्टेज थे, हमने जो जनरल एक स्टेज बताए वो जनरल 6 स्टेज थे, बट राल्फ टायलर के 4 में से वो सारी चीजें आ गई। वो कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य भी देखना, उद्देश्य क्या, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, मिडेटिव ऑब्जेक्टिव, वो भी देखना है, फिर एजुकेशन एक्सपीरियंस देखना है, फिर हमको सारे को ऑर्गेनाइज करके जो है उसको डिलीवर कराना है, डिलीवर कराने के बाद हमको जो है उसका इवेल्युएशन भी करना है।
तो ये बेसिक 4 प्रिंसिपल जो थे, वो 4 प्रिंसिपल किसके थे? राल्फ टायलर के। जो वहां पे 6 प्रिंसिपल, जो 6 स्टेज थे, उन 6 स्टेज को बस मात्र इन्होंने 4 स्टेज में ही बता दिया। जो पहला वाला स्टेज था इसका, जो पहला वाला स्टेज था वह तो था ही, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा वाला, छठवां वाला। यहां देखिएगा सभी लोग ध्यान से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 स्टेज थे। 6 स्टेज में 6 स्टेज को राल्फ टायलर के 4 स्टेज में से ही लिया गया। राल्फ टायलर के 4 स्टेज से ही 6 स्टेज बनाया गया। तो राल्फ टायलर का पहला वाला स्टेज था पर्पस, यानी यहाँ पे क्या था? फॉर्मुलेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। जो दूसरा वाला स्टेज है वो एजुकेशनल एक्सपीरियंस। दूसरा वाला जो था वह यही था कि सिलेक्शन ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस। तो सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस ये दोनों समान है। ऑर्गेनाइज जो है वो ऑर्गेनाइज के लिए यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ द कंटेंट, फिर एक्टिविटी, फिर इंप्लीमेंटेशन, इन तीनों को इकट्ठा करके राल्फ टायलर का एक ही ऑर्गेनाइज ऑफ द एक्सपीरियंस यह था। यानी इन तीनों का फिर छठवां वाला तो इवेल्युएशन था ही, यहाँ पे भी इवेल्युएशन है ही। तो ऐसा हम जो राल्फ टायलर का मॉडल है उसी को हमने विस्तार करके 6 में बनाया था, उसको थोड़ा सा और विस्तार कर दिया था। यहाँ पे 6 ये ऑर्गेनाइज में ही सब कुछ दिया हुआ था, तीनों चीजें दी हुई थी, हमने उसको जो है जब आगे विस्तार किया तो थोड़ा सा और अलग अलग कर दिया। तो होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं राल्फ टायलर की बात, एक बार वापस रिवीजन ले लेते हैं। कि अभी हम करिकुलम की मॉडल की बात कर रहे थे। करिकुलम मॉडल जो है वो 3 रूपों में, रेशनल ऑब्जेक्टिव के रूप में, साइक्लिक के रूप में, डायनेमिक इंटरेक्शन के रूप में। तो जो रेशनल है उसके 2 जो है वो एजुकेशनिस्ट राल्फ टायलर और हिल्डा टाबा, साइक्लिक में 2 व्हीलर और निकोल्स, फिर डायनेमिक में भी एक है, वो आगे बात करेंगे हम, अलेक्जेंडर की बात है। फिर उसके बाद अब बात करते हैं कि जो टायलर है, टायलर को क्या एक एजुकेशनल असेसमेंट और इवैल्यूएशन का उनका प्रणेता माना जाता है, फादर माना जाता है। और इनका एक मॉडल आया, करिकुलम को डेवलपमेंट करने का मॉडल आया 1949 में, और इसमें कुल 4 स्टेज उन्होंने, 4 पर्पस, 4 प्रिंसिपल उन्होंने बताया। चारों प्रिंसिपल का मैंने विस्तार आपके साथ में कर दिया। तो होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे की चर्चा करेंगे हम, आगे की चर्चा करते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरा हमारा कौन सा? हिल्डा टाबा का मॉडल। हिल्डा टाबा का मॉडल अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं, या हम अभी इन दोनों को एक साथ में ले लेते हैं। नीचे यहां ले लेते हैं, नीचे दिख रहा होगा, नीचे लेते हैं किसको? जो दूसरा है वो हिल्डा टाबा का, हिल्डा टाबा, हिल्डा टाबा को लेते हैं। अब हिल्डा टाबा के बारे में जानते हैं, ये कौन थी? फ्रांसिस्को कैलिफोर्नियन वाज एन आर्किटेक्ट एंड एजुकेशनल थ्योरिस्ट। यह क्या? हिल्डा टाबा एक आर्किटेक्ट के रूप में भी जानी जाती थी, एजुकेशनल थ्योरिस्ट के भी रूप में भी जानी जाती थी, करिकुलम रिफॉर्मर, एक करिकुलम रिफॉर्मर भी थी, और एक टीचर एजुकेटर। यानी टीचर एजुकेटर का मतलब क्या कि जैसे मैं टीचर एजुकेटर हूं, मैं ट्रेनर हूं, तो ऐसे ही वो ट्रेनर थी। टाबा वाज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ द कुरास्ते, एस्टोनिया। वह कुरास्ते एस्टोनिया में छोटे से गांव में वो पैदा हुई थी। उनकी माता का नाम लाइसा लेथ था, और उनके पिता का नाम, वो उनके पिता जो है वो स्कूल मास्टर थे, और उनका नाम था रॉबर्ट टाबा। तो रॉबर्ट टाबा और जो है लिसा लेथ के बच्ची जो हिल्डा टाबा है, वह एक बहुत ही फेमस एजुकेशनिस्ट, फेमस थ्योरिस्ट, करिकुलम रिफॉर्मर और एक टीचर एजुकेटर। टीचर एजुकेटर का मतलब मास्टर ट्रेनर, जो टीचर को पढ़ाने वाला होता है उसे कहते हैं टीचर एजुकेटर। वो टीचर एजुकेटर थी। और सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी बात ये कि जिनका की नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो नाम है क्या? वो नाम है जॉन डिवी। जॉन डिवी की यह स्टूडेंट थी। जॉन डिवी एजुकेशन के नाम के रूप में वो सबसे अच्छे जो है वो बहुत अच्छे रूप में जाने जाते हैं, वो एजुकेशनिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, जॉन डिवी। तो जॉन डिवी की यह स्टूडेंट हिल्डा टाबा थी, और इन्होंने जो है कई सारे करिकुलम के डेवलपमेंट जो है उन्होंने प्रपोज किए, उन्होंने बताए। उनकी पुस्तक में, करिकुलम डेवलपमेंट की पुस्तक में उन्होंने बताया। उनकी पुस्तक का जो था नाम करिकुलम डेवलपमेंट थियरी एंड प्रैक्टिस, जो कि 1962 में जो है वो प्रसिद्ध हुई। क्या नाम था उनका? करिकुलम डेवलपमेंट। जो उनकी पुस्तक का नाम था करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम डेवलपमेंट ये क्या? थियरी एंड प्रैक्टिस, ये 1962 में पब्लिश की गई। ओके, हिल्डा टाबा क्या मानती थी? हिल्डा टाबा बिलीव दैट टीचर्स हु टीच और इंप्लीमेंट द करिकुलम शुड
पार्टिसिपेट इन द डेवलपिंग इट। जब अगर कोई भी व्यक्ति है, जब अगर वो पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहा है तो उनको वो यह कहती थी, वह सजेस्ट करती थी कि उसको उसमें शामिल भी होना चाहिए, तब उसको पता चले। जैसे मैंने बना दिया तो मैं बना दिया, मैं बना करके मैंने दे दिया कि आप लोग करो, नहीं, मैंने बनाया तो मुझे भी उसमें शामिल होना चाहिए। तो तब उसका मुझे रंग रूप स्वरूप, उसकी खट्टा मीठा, वो सारा कुछ मुझे आभास होगा कि जो बनाया गया वह सही था कि गलत था, जिस उद्देश्य से बनाया गया तो उस उद्देश्य की पूर्ति हुई कि नहीं हुई। तो यह कहती थी कि वह भी उसमें शामिल हो। Her advocacy was commonly called grassroots approach। वह जो है वह ज्यादा वह ये कहती थी कि ग्रासरूट अप्रोच पर जाना चाहिए, यानी अगर हमने जो कुछ बना दिया, अगर हमने यहां से बनाया तो इस लेवल तक, यानी बॉटम तक आना चाहिए। जो भी बात है वो बॉटम तक आनी चाहिए। यानी अगर दिल्ली में कोई चीज बनाई गई है, दिल्ली में कोई चीज बनाई गई है, तो दिल्ली के बाद एक छोटे छोटे गांव कस्बे जहां जहां कोई पहुंच नहीं है वहां तक भी पहुंचनी चाहिए। यानी गांव गांव तक, दिल्ली की बात गांव गांव तक पहुंचनी चाहिए। यानी कोई भी एजुकेशन है, वह एजुकेशन अगर बनाया गया तो एकदम छोटे छोटे लोगों तक, गरीब तबके तक, जो लोग नहीं पहुंच सकते वहां तक भी पहुंचना चाहिए। यानी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये उस पर एडवोकेसी करती थी। उनके कुल 7 स्टेप उन्होंने बताया। जैसे यहाँ पे उन्होंने 4 स्टेप बताया, 1, 2, 3 और 4। ऐसे ही जो उनका था करिकुलम डेवलपमेंट हिंडा टाबा का, उसमें उन्होंने 7 स्टेप बताया। आइए 7 स्टेप के बारे में जानते हैं। 7 स्टेप क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7 स्टेप क्या क्या है उसके बारे में जानते हैं। इन्होंने जैसे टाइलर ने 4 स्टेप, 4 प्रिंसिपल बताया, तो हिल्डा टाबा ने 7 स्टेप बताया। वो 7 स्टेप क्या है, आइए एक एक करके जानते हैं। पहला तो था कि डायग्नोसिस ऑफ नीड। पहले तो नीड जानना। पहला स्टेप उन्होंने बताया कि सबसे पहले नीड की पहचान करना। क्या वाकई में परिवर्तन करने की जरूरत है? क्या वाकई में रिफॉर्म करने की आवश्यकता है? क्या रिफॉर्म करने की आवश्यकता है? रिफॉर्म के आगे मैंने प्रश्नवाचक लगाया, इसका मतलब रिफॉर्म करने की आवश्यकता है क्या वाकई में? तो अगर रिफॉर्म करने की आवश्यकता है तो कैसी है? यह जो बनाने वाला है उसको जानकारी होनी चाहिए। वह उन सारी नीड के, स्टूडेंट्स की नीड को, वहां के लोगों की नीड्स को, जो प्लानर है उसकी नीड्स को, जो सोसाइटी उसकी नीड्स को, सभी की नीड्स को पहले डायग्नोज करे कि यह चीज में सुधार करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले वह नीड को जानना। दूसरी बात, फिर उन्हें, अब इसमें पहला वाला स्टेप आ गया। अब इसके बाद ये पहला वाला स्टेज की फॉर्मुलेशन ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाना, उसका निर्माण करना कि कैसे कैसे लर्निंग ऑब्जेक्टिव होंगे, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या होगा, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड करना। तो दूसरा वाला स्टेप उन्होंने बताया कि जो है वो करना। फिर तीसरा वाला लर्निंग, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, जो कि इसमें भी था, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। तो सिलेक्शन ऑफ लर्निंग कंटेंट, यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग कंटेंट जो है वह लर्निंग कंटेंट भी जो है ऑब्जेक्टिव के आधार पे लर्निंग कंटेंट भी जानना। तो ये तीसरा वाला स्टेप था। चौथा वाला स्टेप था कि उन सारे लर्निंग कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना। वही सेम यहाँ पे लर्निंग एक्सपीरियंस, यहाँ पे लर्निंग कंटेंट दिया हुआ है। तीसरा डिटर्मिनेशन ऑफ द कंटेंट, जो हमने वहां पे जाना हुआ था, वही सेम यहाँ पे आया, क्या? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लर्निंग कंटेंट। तो ये वाला तीसरा वाला स्टेप जो है यहाँ पे दिया, एक स्टेप खाली बढ़ा हुआ है इसमें, बाकी के जो स्टेप हमने कल पढ़े हुए थे वही सेम आ रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लर्निंग कंटेंट, यानी सारे कंटेंट, सारे अनुभवों का जो हमने अलग अलग रूपों से अनुभव लिए, उन सारे अनुभवों का, चाहे वह हमने टीचर्स का अनुभव लिया, चाहे बच्चों का अनुभव लिया, पेरेंट्स का अनुभव लिया, चाहे वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का अनुभव लिया, बच्चों का अचीवमेंट जाना, इंटरेस्ट जाना, ये सारे चीजों का हमने क्या किया, एक जगह जो हमने इकट्ठा कर लिया, उसको ऑर्गेनाइज कर लिया। अब ऑर्गेनाइज कर लिया, ऑर्गेनाइज करने के बाद जो अगला वाला स्टेप यहाँ पे था क्या, कि हमको उसके हिसाब से मटेरियल तैयार करना है। तो आइए यहाँ देखते हैं, ये भी कह रहे हैं वही, क्या? सिलेक्शन ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस का चयन करना कि उसके आधार पे हम कैसे बनाएंगे, कैसे इंगेज करेंगे, क्या रखेंगे क्या नहीं रखेंगे, उसका जो है वो चयन करना। तो वो करना। फिर उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लर्निंग एक्टिविटीज, यानी यहाँ पे लास्ट वाला जो हमारा जो चौथा वाला पॉइंट है यहाँ पे एक्टिविटी, वो यहाँ पे आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लर्निंग एक्टिविटीज, यानी उसी के आधार पे जो पाठ्यक्रम बना, उस पाठ्यक्रम के आधार पे लर्निंग एक्टिविटीज का निर्माण करना। तो लर्निंग एक्टिविटीज निर्माण करने के बाद फिर कहते हैं क्या, उनका जो 7वां वाला स्टेप है वह इवैल्यूएशन एंड मींस ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन तो करना, फिर उसका क्या है, उसके आगे और क्या करना है। यानी इवैल्यूएशन तो कर लिया, इवैल्यूएशन करने के बाद आगे क्या करना, कोई रणनीति बनानी है, वहीं छोड़ देना इवैल्यूएशन करके? नहीं, इवैल्यूएशन करने के बाद उसके आगे का फॉलो भी लेना, उसको आगे जो है अकम्प्लिश भी करना है। तो ये सारी बातें जो है उन्होंने 7 पॉइंट बताए। एक बार मैं वापस से इनके 7 पॉइंट को मैं एक बार यहाँ बोर्ड पे लिख करके आपको समझा दे रहा हूँ। ये मैं रब कर रहा हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा।
हिल्डा टाबा का जो पॉइंट था, उनके भी कुल 7 पॉइंट थे। 7 पॉइंट की चर्चा करते हैं। टाबा के 7 स्टेप। टाबा के 7 स्टेप क्या? पहला था क्या करना? पहला था नीड को जानना, नीड जानना। दूसरा क्या था? ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना। तीसरा क्या था? तीसरे के बारे में हमने पढ़ा हुआ था। तीसरा वाला क्या था कि कंटेंट को सिलेक्ट करना, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। फिर चौथा वाला पॉइंट क्या था कि जो उसको कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना, और कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना। फिर उसके बाद पांचवा वाला पॉइंट था, पांचवा वाला पॉइंट क्या था कि लर्निंग एक्सपीरियंस लेके आना, लर्निंग एक्सपीरियंस का चयन करना। फिर छठा वाला पॉइंट क्या था? उसके लिए एक्टिविटी तैयार करना, जो वहां पे था एक क्या, लर्निंग एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करना। फिर सातवां वाला पॉइंट था क्या, इवैल्यूएशन करना। ये 7 पॉइंट थे। आइए इन 7 पॉइंट को एक बार चर्चा कर देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। तो 7 पॉइंट थे। पहला नीड, यानी जब भी अगर हमको किसी पाठ्यक्रम का निर्माण करना है तो उस पाठ्यक्रम का निर्माण करने से पहले उसकी नीड को जानना, यानी क्यों बनाना, किस लिए बनाना, वो जानना। फिर उसके बाद उसके उसी आधार पे ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने। ऑब्जेक्टिव मैंने कहा था कि 3 रूपों में आप डिसाइड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के बाद के रूप में, शॉर्ट टर्म के रूप में और मीडिएटरी के रूप में। इन रूपों में आप जो है वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर सकते हैं। अब इन्हीं ऑब्जेक्टिव के आधार पे कंटेंट डिसाइड करिए कि क्या क्या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकता है, क्या क्या शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकता है, क्या क्या मिलिट्री ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकता है। और बच्चों के आधार पे जो वहां की सोसाइटी, उसके आधार पे ये कंटेंट हम लेंगे। अब कंटेंट लेने के बाद हमने सभी जगह से कंटेंट ले लिया, अब लेकर के उसको हम सेट करेंगे कि हमें इसके आधार पे लेसन 1 में कहाँ डालना है, लेसन 2 में कौन सा डालना है, लेसन 3 में कौन सा डालना है, लेसन 4 में कौन सा डालना है। ऐसे वो एक स्टेप बाय स्टेप हम जो है वो लेसन में के रूप में इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर लिए, अब उसी के आधार पर लर्निंग एक्सपीरियंस लेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ पे आओ करके सीखे ले सकते हैं, कहाँ पे जो है हम एक्टिविटी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, वो सब हम उनका चयन करेंगे। चयन करने के बाद उसी के आधार पर एक्टिविटी डालेंगे। तो एक्टिविटी डालने का काम जो है वो छठे वाले पॉइंट में हो जाएगा। एक्टिविटी डाल लिया तो इंप्लीमेंट करके फिर हम उसका इवैल्यूएशन करेंगे। तो ऐसे ये 7 पॉइंट जो है वो हिल्डा टाबा ने बताए हुए।